रख हौसला वो मंजर भी आएगा, तू रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। स्वागत करती हूँ मैं कोमल आप सभी का हमारे आज के इस सेशन में। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मेंडल के नियम को। तो देखिए भाई, सबसे पहले हम मेंडल के नियम को पढ़े। इससे पहले ये जरूरी है कि मेंडल के नियमों में जितने भी सारे शब्द प्रयोग होते हैं ना, हम उनके अर्थ को समझ ले, वरना पता चला मैं आप लोग को समझाती रह गई कि देखिए मेंडल के नियम में ना ये जीन है, ये ऐसे हो रहा है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। आप सोचते रह जाएंगे कि अरे ये क्या होता है, हमने क्लास 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा, 11 में पढ़ा, 12 में पढ़ा, लेकिन हमें कुछ नहीं समझ में आया कि मेंडल के नियम में आखिर होता क्या है। तो कोई बात नहीं, चिंता की तो बात ही नहीं है। चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहला जो कि मेंडल के नियम में प्रयुक्त होगी शब्दावली। सबसे पहली बात जो कि जिस वर्ड का प्रयोग होता है वो वर्ड है जीन। जीन या फिर इसे ही बहुत लोग कारक भी कहते हैं। एक्चुअली पहले इसे कारक कहा जाता था, लेकिन अब ज्यादातर इसे जीन ही कहा जाता है। तो हम ये देखते हैं कि हम जीन या कारक कहते किसे हैं। तो आप चाहे तो हमारे साथ साथ में भी इसको लिख सकते हैं, वरना लिखने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए जीन या कारक क्या होता है, आप लोग मैं रिकमेंड करूंगी साथ साथ में लिखते चलिए। आप लिखिए कि जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। तो ये तो एक सेंटेंस हमारा बहुत परफेक्टली है, आप लोग को याद भी हो जाएगा। कितना आसान सा है ना। देखिए हम लोग के टीचर ना सब रटवाते चले जाएंगे, बच्चों को कुछ नहीं आता। अरे आप इतने बोरिंग तरीके से बच्चों को कंटेंट को प्रोवाइड कर रहे हो, उन्हें कहाँ से याद हो जाएगा। आप क्या करो, जो कहते हैं गागर में सागर भरने वाली बात की एक सेंटेंस में बहुत कुछ समाहित कर दे रहा। देखिए क्या है कि जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। इससे आसान कुछ होगा क्या कि जीन क्या होता है? बहुत आसान है। एक लाइन आप इसमें और ऐड करिए कि जीन क्या होते हैं? डीएनए से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? जीन डीएनए से बने होते हैं। जीन डीएनए से बने होते हैं। जीन किससे बने होंगे? जीन बने होंगे डीएनए से। देखिए क्या है ना, मैं आप लोग को एक एग्जांपल बता रही हूँ। हम लोग का चल रहा था बीएससी का क्लास और टीचर आई हम लोगों की, जो मैम जूलॉजी को पढ़ाती हैं, वो आते ही पूछ रहे हैं कि चलो बेटा ये बताओ जीन किसे कहते हैं। तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, केवल 3-4 लोगों ने बताया कि जीन क्या है? आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। सोचिए उतना बड़ा क्लास, अब 6 से लेकर 12 तक 6 साल पढ़ते चले गए मेंडल के नियमों को, आपको यही नहीं पता कि हम जीन किसे कहते हैं। गलतियां देखो हमेशा बच्चों की नहीं हो सकती। रीजन ये भी है कि टीचर ऐसे कंटेंट को प्रोवाइड करेंगे कि बच्चों को याद ही नहीं हो पाएगा। एक लाइन में याद करिए, जीन क्या है? आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई है। और फिर उन्होंने ये पूछा ना कि अच्छा ये बताइए जीन बने किसके होते हैं, तो ये भी नहीं पता है लोगों को कि जीन बने होते हैं डीएनए से। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम देखते हैं अगले वाले जो वर्ड है उसको। देखिए सेकेंड वाला वर्ड हमारे सामने है कि युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ। सेकेंड वाला है जो कि हम सुनते भी हैं, जो कि हमें बताया जाता है युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ। युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ हम इसी को कहेंगे। जैसे जीन या कारक हम कह रहे थे, वैसे ही हम युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ कहेंगे। आप लोग साथ साथ में हेडिंग डाल लीजिए और इसे साथ में बताइए। देखिए युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ हम किसे कहेंगे? हम कहेंगे विपरीत लक्षणों वाले युग्मों को
युग्म विकल्पी कहा जाता है। युग्म विकल्पी कहा जाता है। युग्म विकल्पी कहा जाता है। दीदी हमें कुछ नहीं समझ में आया। अरे तो चिंता मत करिए, अब भी आप लोग को समझा दे रही हूँ। जैसे अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें, जैसे जब हम इसके उदाहरण की बात करेंगे तो देखिए उदाहरण में इसके लाइक हम ले लेते हैं, हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये हो गया कैपिटल आर स्मॉल आर। जैसे देखिए अगर हम बात करेंगे दोनों ही कैपिटल आर को ले ले, दोनों ही स्मॉल आर को ले ले, तो क्या ये विपरीत है? इसमें था कि विपरीत लक्षण वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। इसमें देखिए ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग है, विपरीत है, तो विपरीत लक्षण वाले युग्म है, इसीलिए हम इसे कहेंगे युग्म विकल्पी। अगर हम दोनों कैपिटल आर को ले लेते तो ये दोनों तो सेम हो जाता, विपरीत लक्षण तो होता है नहीं इनमें। अगर स्मॉल आर ले लेते तो ये भी विपरीत लक्षण नहीं होता, बिकॉज ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है। लेकिन अगर हम इसके एक कैपिटल आर को ले ले और इसके एक स्मॉल आर को ले ले तो ये दोनों मिलकर के बनाएंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये जो बनेगा ये बन जाएगा विपरीत लक्षण वाला युग्म विकल्पी। तो इसे ही हम कहेंगे युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ। तो आई होप कि ये वाला भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं अगले वाले वर्ड को। देखिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो इस उदाहरण को हम थोड़ा साइड में लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, तो ये इसका उदाहरण है। अगला वाला वर्ड हमारे सामने है शुद्ध जाति। तीसरा वाला हम लोग हमेशा सुनते हैं मेंडल के नियमों में जो प्रयुक्त होता है शुद्ध जाति। तो शुद्ध जाति हम किसे कहेंगे? शुद्ध जाति देखिए हम उसे कहेंगे, ऐसे पौधों को हम शुद्ध जाति के पौधे कहेंगे। ऐसे पौधे जो कि समान लक्षणों वाले, ऐसे पौधे जो कि समान लक्षणों वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं शुद्ध जाति कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? शुद्ध जाति कहलाते हैं। देखिए कुछ ऐसे पौधे होंगे जो कि समान लक्षणों वाले पौधों से उत्पन्न होंगे, उन्हें हम शुद्ध जाति के पौधे कहेंगे। जैसे कि जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण, तो उदाहरण में हम दे सकते हैं कैपिटल टी, कैपिटल आर एटसेट्रा। आप और सारी चीजों को भी लिख सकते हो। जैसे कि देखिए अगर हम बात करेंगे, हम एक कैपिटल टी को ले लें, एक स्मॉल टी को ले लें, तो क्या ये शुद्ध रहेगा? नहीं, ये समान लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न नहीं हुआ है, इन दोनों के लक्षण अलग अलग है। कैपिटल टी अलग लक्षण का है, स्मॉल टी अलग लक्षण का है। ये शुद्ध लंबे वाले को दिखाएगा, ये शुद्ध बौने वाले को दिखाएगा। इसका मतलब ये समान लक्षण वाले पौधों से नहीं उत्पन्न हुए हैं, तो इसे हम शुद्ध जाति नहीं कह सकते। जबकि जब हम कैपिटल टी, कैपिटल आर की बात करेंगे तो ये समान प्रकार के पौधे लक्षणों वाले से उत्पन्न होंगे, इसीलिए हम इसे शुद्ध जाति कहेंगे। एक बार फिर से हम इसकी व्याख्या को करें तो जीन या कारक हम किसे कहते हैं? जीन आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई होगी जो कि डीएनए से बनी होगी। युग्म विकल्पी या एलिलोमार्फ हम किसे कहेंगे? देखिए एलिलोमार्फ भी लिखा हो सकता है और एलिलोमार्फ भी। तो विपरीत लक्षण वाले युग्मों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो कैपिटल आर, स्मॉल आर। शुद्ध जाति हम किसे कहेंगे? ऐसे पौधे होंगे जो कि समान लक्षण वाले पौधे से उत्पन्न होते हैं, वो शुद्ध जाति कहलाते हैं। उदाहरण की बात करें तो कैपिटल टी, कैपिटल आर। आप और सारी चीजों को भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें।
तो आई होप कि आप लोग को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे, अगर साथ में न लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसके आगे कुछ और वर्ड है जो कि प्रयोग में, हम उनके बारे में भी देखेंगे। देखिए अगला चौथा वाला वर्ड हमारे सामने है संकर जातियां। संकर जातियां या संकर पौधे भी हम कह सकते हैं। संकर जाति, संकर जाति। तो संकर जाति हम किसे कहेंगे? कुछ ऐसे पौधे होंगे, हम लिखेंगे कि ऐसे पौधे, हम लिखेंगे ऐसे पौधे, ऐसे पौधे जो कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, जो कि भिन्न भिन्न लक्षणों वाले, भिन्न भिन्न लक्षणों वाले संकर जाति के पौधों से उत्पन्न होंगे। संकर जाति के पौधों से उत्पन्न होंगे, पौधों से उत्पन्न होंगे, उत्पन्न होंगे संकर जातियां या संकर पौधे कहलाएंगे। संकर जातियां कहलाते हैं, संकर जातियां कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम लिख दे इसमें उदाहरण। तो उदाहरण के रूप में हम क्या देखेंगे? जैसे कि हमने देखा था कैपिटल टी को, तो वो तो हमारा शुद्ध वाला था। अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी की, कैपिटल आर स्मॉल आर की, ऐसे ऐसे करके इत्यादि, यानी कि एटसेट्रा को भी हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऐसे पौधे जो कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले। जैसे देखिए इस कैपिटल टी स्मॉल टी में एक हमारे पास कैपिटल टी है और दूसरा हमारे पास स्मॉल टी है, यानी कि ये दोनों अलग अलग लक्षण वाले हो गए ना, तो ये हमारे भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधे हो गए। आप चाहो तो डिफिनेशन में ऐसा भी लिख सकते हो कि ऐसे पौधे जो कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले पौधों से उत्पन्न होंगे उसे हम संकर जातियां कहेंगे। या फिर आप इसे इंक्लूड करो संकर जाति के पौधे, या फिर आप नहीं भी इंक्लूड कर सकते हो। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप लोग इसके स्क्रीनशॉट को ले सकते हो। इसके बाद हम अगले वाले वर्ड को देखेंगे। देखिए अगला वर्ड है हमारे सामने समयुग्मजी, छठवां वाला वर्ड। छठवां वाला वर्ड हमारे सामने है समयुग्मजी। समयुग्मजी, हम चाहे तो समयुग्मजी विषमयुग्मजी को एक ही टर्म में बता सकते हैं, वरना हम इसे अलग अलग भी बता सकते हैं। तो हम इसे पहले अलग ही देखेंगे। समयुग्मजी देखिए क्या होता है, जब एक विपरीत प्रकार के लक्षण को, जब एक विपरीत या इसी को हम विपर्यासी भी कहेंगे, जब एक विपर्यासी लक्षण को निर्धारित करने वाले, विपरीत लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के होंगे, दोनों जीन एक ही प्रकार के होंगे, तो इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम समयुग्मजी कहते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा डिफिनेशन है, वैसे तो जनरली बच्चों को नहीं याद होता है, लेकिन ये बहुत आसान सा है। समयुग्मजी हम किसे कहेंगे? जब एक, यहाँ पे हमने जब की जगह एक लिख दीजिए, आप यहाँ पे जब कर लीजिएगा, आप यहाँ पे लिखिए जब एक विपर्यासी, या इसी को हम विपरीत लक्षण भी कहते हैं, जब एक विपर्यासी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों जीन, करने वाले
दोनों जीन एक ही प्रकार के होंगे तो हम इसे समयुग्मजी कहेंगे। तो ये इजी है ना। अगर सोचिए हम इसमें समयुग्मजी की जगह विषमयुग्मजी की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम डिफिनेशन, बस एक ही प्रकार की जगह अलग अलग प्रकार की कर देंगे। तो इसी से रिलेटेड अगला टर्म हमारा आएगा विषमयुग्मजी। अगला टर्म क्या आ जाएगा, अगला टर्म आएगा विषमयुग्मजी। विषमयुग्मजी इसमें क्या करेंगे, सेम डिफिनेशन में एक ही प्रकार की जगह हम लिखेंगे अलग अलग प्रकार। जब एक विपर्यासी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों जीन, देखिए समयुग्मजी में एक ही प्रकार था लेकिन इसमें दोनों जीन अलग अलग प्रकार के होंगे, अलग अलग प्रकार के होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। तो इसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, देखिए कितना इजी था। सबसे पहला हमारे सामने था संकर जाति वाला, तो ऐसे पौधे जो कि भिन्न भिन्न लक्षण वाले संकर जाति के पौधों से उत्पन्न होंगे उसे हम संकर जातियां कहेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ऐसे करके इत्यादि। अगला टर्म आता है हमारे सामने समयुग्मजी। क्या होगा, जब एक विपर्यासी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों जीन एक ही प्रकार के होंगे तो इसे हम समयुग्मजी कहेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस करें विषमयुग्मजी में, तो जब एक विपर्यासी लक्षण को निर्धारित करने वाले दोनों जीन अलग अलग प्रकार के होंगे तो इसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। नाउ यू पीपल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। देखिए अगला 8वां वाला शब्द प्रारूप हमारे सामने यानी कि शब्दावली हमारे सामने है। अगला 8वां वाला शब्दावली हमारे सामने है जिसे हम कहते हैं जीन प्रारूप। हिंदी में तो जीन प्रारूप शायद ही किसी को पता हो, लेकिन जब इंग्लिश की बात करूंगी ना तो सबको याद आ जाएगा। इंग्लिश में हम कहते हैं जीनोटाइप। क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं जीनोटाइप। अब आपको मेंडल के नियम में कुछ पता हो या ना हो, लेकिन जीनोटाइप और फिनोटाइप ऐसे वर्ड हैं जो कि सारे बच्चे सुने हुए रहते हैं, लेकिन पता नहीं रहता है कि जीनोटाइप हम किसे कहते हैं, फिनोटाइप हम किसे कहते हैं। तो देखिए जीनोटाइप, जैसे कि हिंदी में अगर आप यूपी बोर्ड के बच्चे हो तो हिंदी में हम इसे कहेंगे जीन प्रारूप। और जीन प्रारूप क्या होगा, जीन प्रारूप देखिए ये होगा कि जीन प्रारूप आप लोग चाहे तो साथ में लिख सकते हैं। जीन प्रारूप जीवों के जीन के संगठन को व्यक्त करेगा, जीन के संगठन को व्यक्त करता है, जो कि जीवों के कई सारे लक्षणों का निर्धारण करता है। क्या करता है, कई सारे लक्षणों का निर्धारण करता है। देखिए जीन प्रारूप हमारा जीनोटाइप में बहुत ज्यादा इजी है।
जब हम जीवों के जीन प्रारूप यानी कि जीनोटाइप की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, जीवों के जीन के संगठन को व्यक्त करेगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जीन प्रारूप, जीन का मतलब वो उसके जीनी संगठन को व्यक्त करेगा। और हम जानते हैं कि जब जीन की बात आएगी तो ये कई सारे लक्षणों का भी निर्धारण कर देगा। तो आई होप कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अगला लेटर है हमारे सामने लक्षण प्रारूप। 9वां वाला हमारे सामने वर्ड है लक्षण प्रारूप। जैसे ये था जीन प्रारूप, तो इसके आगे आएगा हमारे सामने लक्षण प्रारूप। और लक्षण प्रारूप, और इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फिनोटाइप। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फिनोटाइप। ये था जीनोटाइप, इसे हम कहेंगे फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप को हम कहेंगे फिनोटाइप। और बहुत ही आश्चर्य की बात है कि, और अच्छी भी बात है कि जो लक्षण प्रारूप होगा ना, ये हमें दिखाई देंगे। देखिए लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं, हम चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं कि लक्षण प्रारूप, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। और ये क्या करेंगे, ये ना जीवों के विभिन्न दैहिक लक्षणों को व्यक्त करेंगे। दैहिक मतलब अब भी आप लोग को समझा दे रही हूँ। और हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि ये जीवों के विभिन्न दैहिक लक्षणों, विभिन्न दैहिक लक्षणों को व्यक्त करते हैं, दीदी कौन से दैहिक लक्षण, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो देखिए जब जैसे की बात करेंगे तब आप समझ जाओगे। जैसे हम इसके आकार को ले सकते हैं, जैसे आकार, आकृति, रंग, स्वभाव इत्यादि। अब तो समझ गए होंगे कि जो लक्षण प्रारूप होंगे यानी कि फिनोटाइप होंगे, ये हम ना देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं, अगर हम किसी को देखेंगे भी तो उसके आकार को ही देखेंगे, आकृति को ही देखेंगे, रंग को देखेंगे, स्वभाव को देखेंगे इत्यादि, इन्हीं सब चीजों को तो देख सकते हैं ना। तो ये जीवों की विभिन्न दैहिक लक्षणों को व्यक्त करते हैं। जहाँ जीनी प्रारूप यानी कि जीनोटाइप जीनी संगठन को व्यक्त करता था, वही जब फिनोटाइप के लक्षण प्रारूप की बात करेंगे तो ये व्यक्त करेगा विभिन्न दैहिक लक्षणों को, जिसमें कि आकार, आकृति, रंग, स्वभाव इत्यादि चीजें आ जाती हैं। देखिए अगला वर्ड है हमारे सामने बहुत ज्यादा सुना जाने वाला, जिसका कि नेम कुछ इस प्रकार है, संकर तथा संकरण। संकर देखो अलग होता है और संकरण अलग होता है। हम क्या काम करते हैं, एक ही में इन सभी टर्म को चलिए देख लेते हैं, संकर और संकरण। तो संकर देखिए हम तभी जान सकते हैं जबकि हमें संकरण के बारे में पता हो। संकरण देखिए क्या होगा, जब नर मादा के बीच निषेचन कराया जाएगा ना, यही प्रक्रिया हमारी संकरण कहलाती है। और इसी प्रक्रिया को हम बस लिख लेंगे बिल्कुल आराम से। हम लिखेंगे कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले नर और मादा, आप लोग पौधे भी लिख सकते हैं, नर और मादा पौधों के बीच निषेचन कराया जाता है। हम जानते हैं कि निषेचन के बिना तो संतान की उत्पत्ति हो ही नहीं। तो जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा पौधों के बीच निषेचन कराया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया है ना, निषेचन करवाने की ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। क्या कहलाएगी बेटा, ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है।
ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। बहुत आसान सा है। जब हम तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा को ले लेंगे, बीच में उनके निषेचन करवा देंगे, तो ये प्रक्रिया हमारी संकरण कहलाएगी। और इसी प्रक्रिया से, इससे जो हमें पौधे उत्पन्न होंगे ना, इस प्रक्रिया के बाद या इस प्रक्रिया के पश्चात जो पौधे उत्पन्न होंगे, जो पौधे उत्पन्न होंगे वे संकर कहलाते हैं। वे संकर कहलाएंगे। वो भगवान जी वाले शंकर भगवान जी नहीं। इस शंकर का मतलब है, ये हमारे बायोलॉजी का टर्म है। जब निषेचन की प्रोसेस हो जाती है, संकरण की प्रक्रिया हो जाती है, तो जो पौधे उससे उत्पन्न हो जाते हैं ना, उसे हम संकर पौधे कहते हैं। एक बार फिर से हम इसे देख लेते हैं। जीन प्रारूप या जीनोटाइप क्या होता है? तो जो जीन प्रारूप होगा, ये जीवों के जीन के संगठन को व्यक्त करेगा, जो कि जीवों के कई सारे लक्षणों का निर्धारण करता है। और जब लक्षण प्रारूप की बात करेंगे, तो लक्षण प्रारूप दिखाई देने वाले होते हैं और ये जीवों के विभिन्न दैहिक लक्षणों को व्यक्त करते हैं, जैसे में आकार, आकृति, रंग, स्वभाव इत्यादि। अगला हमारे सामने है संकर और संकरण क्या होता है? तो जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा पौधों के बीच निषेचन कराया जाता है, तो ये प्रक्रिया संकरण कहलाती है। और इसके पश्चात जो पौधे उत्पन्न होते हैं, उसे हम संकर कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसे लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके बाद हम ये संकर संकरण को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। चलिए अब हम इस प्रोसेस को एक चार्ट के माध्यम से समझने का ट्राई करते हैं। जैसे कि हमारे सामने कुछ है शुद्ध लंबे पौधे। क्या है? हमारे सामने है शुद्ध लंबे पौधे और एक तरफ हम रखते हैं शुद्ध बौने पौधों को। हम क्या रखेंगे? हम रखेंगे शुद्ध बौने पौधों को। ठीक है। तो जो हमारे सामने होंगे शुद्ध लंबे वाले, उसे हम दर्शाएंगे कैपिटल टी से, और शुद्ध बौने को हम दर्शाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो जब इन दोनों के बीच में ऐसे नहीं, हम क्या करते हैं कि ऐसे आप लोग को निकाल के दिखाते हैं, फिर आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ से हम ले लेंगे कैपिटल टी वाले लक्षण को और यहाँ से हम ले लेते हैं स्मॉल टी वाले लक्षण को। तो देखिए, जब इन दोनों के बीच में निषेचन की जो प्रक्रिया होगी, वो निषेचन की प्रक्रिया हमारी संकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी? उस प्रोसेस को हम संकरण कहेंगे। और जब ये कैपिटल टी स्मॉल टी आपस में मिलेंगे, तो ये निर्माण करेंगे कुछ इस प्रकार के संकर पौधे का। और ये जो पौधा होगा, ये होगा अशुद्ध लंबा पौधा। ये होगा अशुद्ध लंबा। अब आप पूछोगे दीदी ये अशुद्ध लंबा कैसे होगा? देखो, इसमें कैपिटल टी है, यानी कि ये लंबा तो होगा, बट इसके साथ में स्मॉल टी भी है, यानी कि थोड़ा सा छोटा भी रह जाएगा। यानी कि शुद्ध लंबा केवल कैपिटल टी नहीं, बल्कि कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा, यानी कि अशुद्ध लंबा बन जाएगा। और ये जो संतान बनी है, इसे ही हम कहते हैं संकर पौधे। इसे ही हम कहते हैं संकर पौधे। ठीक है। एक बार हम फिर से इसे समझते हैं। जैसे कि हम एक शुद्ध लंबे पौधे को ले लेंगे, कैपिटल टी रखेंगे, शुद्ध बौने पौधे को लिया जाएगा, स्मॉल टी को रखा जाएगा। जब हम कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ में निषेचन कराएंगे, तो ये प्रोसेस हमारा संकरण कहलाएगा। और जो संतान उत्पन्न होगी कैपिटल टी स्मॉल टी करके, जो कि अशुद्ध लंबी होगी, इसे ही हम कहेंगे संकर पौधा या संकर पौधे। तो आप लोग इसे भी लिख लीजिए। देखिए, अगला टर्म हमारे सामने है एक संकर संकरण क्या होता है। अगला टर्म क्या है हमारे सामने? अगला हमारे सामने है एक संकर संकरण।
अब संकरण के बारे में इसीलिए मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया कि क्या होगा और डायग्राम से भी बता दिया था। तो अब उसी संकरण के आगे एक संकर लग जाएगा। तो एक संकर से तात्पर्य ये है कि एक टाइम लिमिटेशन में एक समय में हम केवल एक ही आनुवंशिक लक्षण के अध्ययन करेंगे और केवल उसी पर अपने जो अध्ययन रहेगा उसको करेंगे, वो कहलाएगा एक संकर संकरण। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जब एक समय में केवल एक ही तुलनात्मक आनुवंशिकी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाएगा, संकरण कराया जाता है। तो ये एक संकर संकरण कहलाता है। ठीक है, देखिए कितना इजी है ना कि जब एक समय में हम केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रख के संकरण को कराएंगे। दीदी हमें अभी भी कुछ नहीं समझ में आया। देखिए एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल में जैसे हम ले लेते हैं कि लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण, सफेद पुष्प वाले पौधों के मध्य संकरण। जैसे देखिए जो लाल पुष्प होगा, वो जो लाल पुष्प होगा ना, लाल पुष्प वाले पौधे का मतलब एक पौधा तो है, उसमें लाल कलर के पुष्प हैं। अब उसमें और भी चीजें भी तो होंगी ना, लेकिन हम उस चीज को नहीं देखेंगे। हम केवल देखेंगे लाल पुष्प और सफेद पुष्प को, और उसके बहुत सारे गुण होंगे, उन सब गुणों को नहीं देखेंगे। केवल ये गुण देखेंगे कि वो लाल है और वो सफेद है। और जब हम केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके संकरण कराएंगे तो वो हमारा एक संकरण कहलाएगा। अगला शब्द हमें सामने है द्विसंकर संकरण। जैसे ये वाला हमारा था एक संकर संकरण, तो इसके बाद आएगा द्विसंकर संकरण। क्या आएगा? अगला आएगा द्विसंकर संकरण। तो जैसे एक संकर संकरण में तो हम केवल एक लक्षण को ध्यान में रख रहे थे, लेकिन द्विसंकर संकरण में हम दो लक्षणों को ध्यान में रखेंगे। तो हम इसमें लिखेंगे कि जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, जब दो लक्षणों को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो ये द्विसंकर संकरण कहलाता है। तो ये द्विसंकर संकरण क्या होता है? कहलाता है। देखिए मैं ना आप लोग को बहुत ही ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखवा रही हूँ, अपने खुद के ओन लैंग्वेज में, ताकि आप लोग को समझ में भी आ जाए, एग्जाम में लिख भी ले और भूले भी नहीं। तो देखिए एक संकर संकरण में तो हमने केवल एक लक्षण को ध्यान में रखा था, लेकिन जब हम द्विसंकर संकरण की बात करेंगे तो इसमें हम दो लक्षणों को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाएगा। इसे हम द्विसंकर संकरण कहेंगे। जैसे कि जब हम इसके उदाहरण की बात करें,
तो इसमें उदाहरण आता है हमारा कि गोल व पीले पौधे का, गोल और पीले पौधे का हरे तथा झुर्रीदार पौधे के मध्य संकरण, झुर्रीदार पौधे के मध्य संकरण। जैसे देखिए, हमने जब इस वाले को लिया था तो हमने केवल लाल और सफेद को देखा था, लेकिन जब हम द्विसंकर संकरण की बात करेंगे तो इसमें हम पीले और हरे को तो देखेंगे, लेकिन साथ में ये दूसरे लक्षण को भी ध्यान में रखेंगे कि ये पीला होने के साथ साथ गोल भी है और दूसरा वाला हरा होने के साथ साथ झुर्रीदार भी है, यानी कि गोल व पीले पौधे का हरे और झुर्रीदार पौधे के मध्य संकरण को हम देखेंगे। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। एक संकर संकरण क्या होगा? जब एक समय में केवल एक ही तुलनात्मक आनुवंशिकी लक्षण को ध्यान में रख के संकरण कराया जाएगा, तो ये हमारा एक संकरण कहलाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो लाल पुष्प वाले पौधे का सफेद पुष्प वाले पौधे के मध्य संकरण कराना। जस्ट इसका थोड़ा सा चेंजिंग आता है हमारे सामने द्विसंकर संकरण करके। जब दो लक्षण वाले पौधे को ध्यान में रख करके संकरण कराया जाएगा तो ये द्विसंकर संकरण कहलाएगा। उदाहरण की बात करें तो गोल और पीले पौधे का हरे और झुर्रीदार पौधे के मध्य संकरण। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगली टर्मिनोलॉजी हमारे सामने है F1 पीढ़ी। क्या है? जो कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, ऐसा हम लोग कितनी बार सुनते हैं ना। इंग्लिश में कहें तो F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन क्या होगा? जो ना सबसे पहली वाली पीढ़ी जो रहती है वो F1 पीढ़ी कहलाती है, यानी कि पैतृक पीढ़ी। हम लिखेंगे कि पैतृक पीढ़ी से संकरण कराने पर, सबसे पहले जब हम पैतृक पीढ़ी से संकरण कराएंगे तो पैतृक पीढ़ी से संकरण कराने पर F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी या फिर इसी को हम प्रथम संतानीय पीढ़ी भी कहते हैं। चाहे तो ब्रैकेट में लिख दे प्रथम संतानीय पीढ़ी, प्रथम संतानीय पीढ़ी प्राप्त होती है। देखिए, बहुत इजी है कि जो पैतृक पीढ़ी से संकरण कराने पर हमें सबसे पहली वाली पीढ़ी प्राप्त होगी उसे हम F1 पीढ़ी कहेंगे, या फिर इसी को ही हम प्रथम संतानीय पीढ़ी भी कहते हैं। अब देखिए, ये तो F1 पीढ़ी हो गया। इसका अगला टर्मिनोलॉजी हमारे सामने निकल कर के आएगा F2 पीढ़ी। जैसे F1 पीढ़ी हो गया था, तो अब हम देखेंगे F2 पीढ़ी के बारे में। F2 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी तो हमारा पैतृक पीढ़ी से सबसे पहली बार जो क्रॉस हो रहा था उसके बाद उत्पन्न हो रहा था। तो हम क्या कहेंगे कि F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों का फिर से संकरण कराने पे जो पीढ़ी प्राप्त होगी वो हमारी F2 पीढ़ी में आएगी। तो हम लिखेंगे F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों का पुनः संकरण कराने पर, संतानों का पुनः संकरण कराने पर प्राप्त पीढ़ी F2 पीढ़ी कहलाती है। F2 पीढ़ी कहलाती है,
ये हमारी कहलाएगी F2 पीढ़ी। जैसे देखिए, सबसे पहली बात करेंगे, सबसे पहले जो पैतृक पीढ़ी से प्राप्त संतान होगी वो हमारी कहलाएगी F1 पीढ़ी में। और जब जो F1 पीढ़ी से प्राप्त होगा हम उसका दोबारा से संग्रहण करवा देंगे तो वो F2 पीढ़ी में चला जाएगा। जैसे कि हम सबसे पहले शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने ये हमारी पैतृक पीढ़ी है, ठीक है। और हम करवाते हैं इसका संकरण। सबसे पहले यहाँ से दोनों कैपिटल टी को बाहर लेकर के आते हैं और यहाँ से दोनों स्मॉल टी को बाहर लेकर के आ जाते हैं। कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, फिर से इस कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ, फिर इसी कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ। तो ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ में मिलेगा तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। तो सारे के सारे हमें अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए। और ये वाली जो जनरेशन है हमारी, ये F1 जनरेशन है। क्या है? ये F1 जनरेशन या F1 पीढ़ी है। और ये ऊपर वाली हमारी पैतृक पीढ़ी है। ऊपर वाली हमारी पैतृक पीढ़ी है, सबसे पहली वाली। और इसके भी जब हमने ये संग्रहण करा दिया तो हमें मिल गया ये F1 जनरेशन। अब जब हम इस F1 जनरेशन का लेंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी जो हमें मिले हैं, ये सारे हमारे अशुद्ध लंबे हैं। क्या है? ये सारे हमारे अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए हैं। और ये पहला वाला शुद्ध लंबा था, ये हमारा शुद्ध बौना था। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो ये हमारे जो अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए, हम इसका करवाते हैं फिर से संकरण इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ में। तो मिल जाएगा हमें कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी का इस कैपिटल टी के साथ में। तो जो कैपिटल है उसे हम पहले लिखेंगे, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी के साथ में। तो मिल जाएगा स्मॉल टी। देखिए क्रॉस कैसे करवाना है, बच्चे इसे भूल जाते हैं। आपको एक को उठाना है, इन दोनों से क्रॉस करवा दीजिए। एक बार टी को उठाइए, इस टी से करवाइए, फिर टी को उठाइए, इस टी से करवाइए। सेकेंड बार क्या करिए, दूसरे वाले को उठाइए, फिर दोनों से करवा दीजिए। इस टी को उठाइए, इस टी से करवाइए, फिर से इसी टी को उठाइए और इस टी से करवा दीजिए। तो ये जो सेकेंड वाली प्राप्त होगी ना, ये हमारी कहलाएगी F2 पीढ़ी। क्या है? ये हमारी F2 पीढ़ी में आएगा। क्यों? देखिए ये सारा पूरा हमारा आ जाएगा F2 पीढ़ी के अंतर्गत। क्यों आ जाएगा दीदी? क्योंकि देखिए सबसे पहला हमारा पैतृक पीढ़ी था, हमने इसका संकलन करवा के F1 पीढ़ी को लिया था। फिर ये वाली हमारी पूरी की पूरी F1 जनरेशन है, F1 पीढ़ी है। और इस F1 पीढ़ी का हमने दोबारा से संकलन कराया तो जाके हमें F2 पीढ़ी के प्राप्त हो गए। ये पहला वाला देखिए हमें शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ है। पहला वाला प्राप्त हुआ है हमें शुद्ध लंबा। आप लोग याद रखेंगे तो सही रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों टी है, इसमें छोटेपन का कोई लक्षण ही नहीं है, यानी कि शुद्ध लंबा है। और ये दोनों स्मॉल टी है, यानी कि शुद्ध बौना है। इसमें लंबेपन का कोई लक्षण नहीं है। ये हमारे सामने शुद्ध बौना प्राप्त हो गया, यानी कि ये जो हमने कैपिटल टी लिया था वो यहाँ फिर से प्राप्त हो गया, और जो स्मॉल टी लिया था वो यहाँ फिर से प्राप्त हो गया। बाकी के ये दोनों जो बचे ये हमें मिल जाते हैं अशुद्ध लंबे। ये मिल जाएंगे अशुद्ध लंबे जो कि हमें F1 जनरेशन में प्राप्त हुए थे यहाँ पर, वही हमें यहाँ पर भी मिल जाएंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को ये सारी टर्मिनोलॉजी अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।